यूपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हैं अभी हाल ही में हुए हैं और कुछ पेपर चल भी रहे हैं। तो आरपीएससी ने फिर अपना पैटर्न बदल दिया। यानी इस बार फिर जो एस्पायरेंट्स हैं अभ्यर्थियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस अगले पेपर है वो कैसा है। क्योंकि आरपीएससी ने जो इस बार पेपर दिए थे वो देखने में तो आपको इजी लग रहे थे, लेकिन पेपर काफी हार्ड थे और हर पेपर था वो ऐसा था कि जिनमें सिली मिस्टेक कराने वाला था। जैसे हम जीके के पेपर की बात करें तो 31 को जो पेपर हुआ था वो पेपर थोड़ा सा फिर भी इजी पेपर था, लेकिन जो 3 जून को पेपर हुआ था वो उसके मुकाबले थोड़ा हार्ड था। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं उनमें हमेशा यही बहस छिड़ जाती है कि हमारा पेपर हार्ड था और इस पेपर में से 40% लाना मुश्किल था। ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जब भी स्टूडेंट पेपर देने जाता है कि जो एग्जाम के हॉल के बाहर होते हैं उन सबको पेपर थोड़ा सा इजी लगता है और एग्जाम हॉल में जो पेपर देने जाते हैं उनकी मनोस्थिति कुछ अलग ही होती है, क्योंकि उनको अपने पेपर को मैनेज करना होता है, पेपर को पूरा पढ़ना होता है, उस पेपर को टाइम के अनुसार पूरा पेपर करना सॉल्व करना होता है। इसके साथ ओएमआर सीट भी भरनी होती है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना होता है, पैसेंस बना के रखना होता है। तो पेपर में केवल उनके जो पढ़ा है उसकी परीक्षा नहीं होती है, ऐसे बहुत सारी जो उनके पैसेंस की, उनकी कॉन्फिडेंस की, उनके टाइम मैनेजमेंट की, सब की भी परीक्षा होती है। तो इसलिए कई लोगों को जो पेपर अच्छा आते हुए भी बिगड़ जाता है और कई पेपर है वो बहुत अच्छे से कर जाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट ये भी करते हैं कि ज्यादा के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग कर जाते हैं तो भी उनका पेपर बिगड़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो आरपीएससी का हर बार जो पैटर्न बदलता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे तैयारी करें। मतलब हम आरपीएससी में जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, उनके माइंड को हम कैसे पढ़ें, तो इसके लिए ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आरपीएससी हर बार अपना पैटर्न बदल देती है। हर बार कई बार पेपर टफ हो जाता है, कई बार पेपर थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जब हम उस पेपर को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें हार्ड ही लगता है। तो 2025 वाले पेपर हुए थे, जीके के पेपर हुए थे, वो पेपर काफी हार्ड थे। ठीक है, उनके मुकाबले जो 31 मई को पेपर हुआ था थोड़ा सा इजी था, उसका लेवल थोड़ा ठीक था, लेकिन जो 3 जून को पेपर हुआ था वो पेपर थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट अगर चाहे तो 35 के अब आसपास क्वेश्चन उसमें सही कर सकते थे अगर आपने एक स्ट्रेटजी के साथ पेपर को सॉल्व किया था। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटो ये था कि एक कमेंट था, मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर ही थी, उनको पता नहीं किस चीज को लेकर इतना फ्रस्ट्रेशन था तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेरे को ऐसा बोल दिया। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर जब भी कोई स्टूडेंट देता है वो हर बार ही पेपर हार्ड ही होता है। अपने अंदर भय उसके अंदर रहता है। अगर वो उस 40% वाले क्राइटेरिया को फर्स्ट पेपर में पार कर जाता है तो उसको लगता है कि पेपर थोड़ा इजी था, मैंने अच्छे से कर लिया। नहीं कर पाता है तो उसके लिए पेपर बहुत अधिक हार्ड हो जाता है। तो इस चीज पर बहस करना कोई कहते ना एक कोई सही बात नहीं है, क्योंकि आरपीएससी किस तरह का पेपर बना रही है ये किसी चीज कोई नहीं समझ सकता है। बस आप इतना कर सकते हो कि अगर आपने पेपर दिया है, आपका अगर पेपर में 40% वाला क्राइटेरिया फर्स्ट पेपर में क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप सेकंड पेपर आपका अच्छे से गया है तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हो दोनों पेपर को और आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका 40% वाला क्राइटेरिया फर्स्ट पेपर में नहीं हो रहा है तो आप बहस करने से अच्छा है कि आप ये सोचे कि आगे मुझे क्या करना है। आप वापस से अपने माइंड को सेट करें, किसी और पे ब्लेम करने से अच्छा है हम अपने ऊपर काम करें। हम ये सोचे कि हमारे हमारे जो पढ़ाई में, हमारी मेहनत में कहाँ कमी हो गई, हमारे पेपर सॉल्व करने में कहाँ कमी रह गई। क्योंकि आरपीएससी के लिए आप आरपीएससी पर आप ब्लेम नहीं कर सकते। आरपीएससी किसी भी आपके उसके पेपर पैटर्न को आप पढ़ नहीं सकते। क्योंकि मेरा उनका जो कमेंट आया था उन्होंने बोला था कि मैम पेपर पिछली बार के इजी थे, इसके लिए आपका आराम से हो गया। तो पेपर जब देते हैं उससे 1 से 1.5 साल पहले हमें तैयारी करनी होती है। ठीक है, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कोई पता नहीं होता है कि पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा। बस हम एक यही सोचकर तैयारी करते हैं कि हम तैयारी करते रहें तो हमारा इस बार हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो हमें केवल माइंड सेट करके अपने आप पर विश्वास रखें, अपने स्टडी मटेरियल पर विश्वास रखें और किसी टीचर को आप अगर मानते हो, मैं तो आपको यही बोलती हूँ उस टीचर पर विश्वास रख के ही अगर आप अपनी तैयारी करो तो ज्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि आपको तैयारी आपको करनी होती है, चाहे टीचर हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, जो भी आपको बता रहा है वो केवल एक आपको गाइड के रूप में काम करता है। आपकी तैयारी होती है, एग्जाम हॉल में पेपर आप देने जाते हो, जो भी पेपर होगा वो आपका पेपर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो प्लीज किसी पर इस तरह से ब्लेम नहीं करें। हाँ,
उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि अगर आपको ऐसे पता होता, अच्छे से आपकी तैयारी होती, आप ऐसे ही ज्ञान झाड़ रहे हो, तो आपका 10 साल पहले ही सिलेक्शन हो गया होता। तो फ्रेंड्स, ऐसा किसी के लिए कहना मुझे तो शायद सही नहीं लगता, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी कोई ऐसी मजबूरी रही होगी, मेरे साथ भी कुछ ऐसी कंडीशन थी, जिसके कारण मैं चाहकर भी पिछ पहले तैयारी नहीं कर पाई और मेरा जो सिलेक्शन है पहले नहीं हो पाया था। क्योंकि फ्रेंड्स, शादी के बाद हाउसवाइफ बनना, घर को सँभालना, बच्चे को सँभालना, पूरी ज़िम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करना, एक बैचलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो बैचलर्स लाइफ होती है, उस लाइफ में हमारे ऊपर अपने माँ-बाप, अपने परिवार का पूरा साथ होता है और वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप मैरिड लाइफ में पढ़ाई करते हो, तो उसमें आपको बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जब आप पढ़ाई करते हो, तब भी आपको ये सोचना होता है कि अभी मेरा ये काम रह गया, मुझे थोड़ी देर के बाद खाना बनाना है, मुझे थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ना है, तो आप एक मशीन की तरह पढ़ाई करते हो। तरह से आप ऐसे किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि आपका शायद पहले सिलेक्शन हो जाता कि आप ज्ञान जान रहे हो। आपको अच्छा लगता है तो आप किसी की वीडियो देखिए। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आपको नहीं पसंद आया तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो भी मत देखो, कुछ भी मत देखो, लेकिन फालतू के कमेंट मत करो। ठीक है? तो मेरा यही कहना था। और रही बात करते हैं हम आरपीएससी के पैटर्न की, तो अब आपको जो भी एस्पायरेंट जो मेरे पे विश्वास करते हैं, जो सब्सक्राइबर्स मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो आगे पढ़ाई करनी है, बस इस बार के जो पैटर्न को जो आपने देखा है, उसको फिर देखो। हो सकता है हर बार इस बार फिर पैटर्न चेंज कर दे आरपीएससी, तो आपको अपना माइंड सेट करके आपको आगे बढ़ना है। अब ये सोचना है कि तब मैंने यहाँ तक तैयारी की, मैं कैसे अपना टाइम जोड़-जोड़ के कैसे किस तरह से मैंने सबसे दूरी रह के तैयारी की, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मेरी कमी रह गई, जिसके लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, मेरे बारे में बताऊँ, 2022 वाला पेपर जब मैंने दिया था, तब मुझे भी यही लगता है, हालाँकि मेरी 4-5 महीने की तैयारी थी उस टाइम, तब मुझे भी लगा था कि शायद मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर 1 से डेढ़ साल मैंने तैयारी की, तो मैंने पूरी तरह डेडिकेटेड होकर तैयारी की, तो मेरा सिलेक्शन भी हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पेपर ईज़ी आया था या टफ आया था, क्योंकि हमारा पेपर, बात करें जैसे हम जीके के पेपर की, तो जीके के पेपर में पिछली बार 40% लाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बस एक थोड़ा-सा कि हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके साथ अगर इतना सा भी ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें, तो हम अब जितना करके आते हैं, उसमें भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। 40% वाला क्राइटेरिया तो हमारा पार हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। केसी का हो सकता है इस बार कुछ और नया पैटर्न हो जाए। इंडियन हिस्ट्री है, वो काफ़ी टफ आ रही है, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इस बार थोड़ा-सा सही आई थी, जियोग्राफी सही आई थी। पॉलिटी का जो हमारे टाइम पे जो लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था, वो इस बार थोड़ा-सा ईज़ी था। तो ये गलती नहीं करनी है कि ना तो किसी सब्जेक्ट को छोड़ना है, ना किसी क्वेश्चन को स्किप करना है। बस आपको ऐसे करना है कि बार-बार आप एक-एक सोर्स अपने रखो, उस सोर्स को, मतलब सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। क्योंकि कहीं भी अगर आप छोड़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है और यही आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती है। पेपर हार्ड होता है तो आप जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनको स्किप कर दो, उनको छोड़ दो, लेकिन जो इजी पोर्शन आ रहा है उसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो जब भी होगा जब हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करोगे, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं बात करूं मेरे सेकंड पेपर की, जो सेकंड पेपर मेरा बायोलॉजी था, तो स्टूडेंट को जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था वो खुद साइंस की टीचर है, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैम पिछली बार का तो पेपर बहुत ईजी था, इसके लिए आपका आराम से हो गया। लेकिन आप सोचिए तो सही कि जब मैंने 2022 वाला पेपर दिया था, तो मैंने तैयारी उसी के अकॉर्डिंग की थी। और आप नहीं मानोगे, 2022 वाले पेपर में मेरा एमएससी और बीएससी लेवल का पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन मैंने पता मार्क कहाँ खाई थी, क्योंकि मैंने उस टाइम एनसीईआरटी को तैयार नहीं किया था। तो एनसीईआरटी के जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन ही मेरे से गलत हो गए थे। इसके कारण मेरा, मतलब मैं करीब होने के बाद भी सिलेक्शन से रह गई थी। तो फिर मैंने उस चीज़ को ही समझा, पीवाई जब उस पेपर को 2022 वाले पेपर को वापस से सॉल्व किया, तो देखा कि मेरी कहाँ कमी रही थी। तब मुझे लगा कि मुझे एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। फिर अगली बार जब 2025 में मैंने पेपर दिया, क्योंकि 2022 में मेरे एमएससी बीएससी वाले नोट्स तैयार थे, फिर कुछ और मुझे कमी लगी थी, उन पे मैंने काम किया। 2000 फिर मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा, एलएन शीट को अच्छे से पढ़ा, उसके थ्रू नोट्स बनाए। तो मैंने एक-एक टॉपिक के अपने नोट्स तैयार किए थे, चाहे आप एनसीईआरटी के हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो, चाहे बीएससी लेवल का हो या एमएससी लेवल का, मतलब मैंने एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एमएससी लेवल का मैटर है, उसमें जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए आपको पीडी शर्मा की बुक का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से बहुत अधिक क्वेश्चन फंसते हैं। बहुत अच्छी बुक है पीडी शर्मा रस्तोगी पब्लिकेशन की, लेकिन आप सोचते हो कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा, तो नहीं। अब इस बार उन्होंने क्या किया
कि आरपीएससी ने फिर नया एग्जामिनर पेपर सेटर बुला लिया और उन्होंने क्या किया इस बार, उन्होंने इस बार जो पेपर पैटर्न था वो ऐसा दिया कि जो एनसीईआरटी से आना था वो एनसीईआरटी से ही आया, जो बीएससी लेवल का था वो बीएससी लेवल से आया, और जो एमएससी लेवल का था वो एमएससी लेवल से ही आया। तो इसमें फिर वापस से कंफ्यूजन हो गया और इससे एमएससी लेवल का जो मैटर था काफी डीपली दे दिया, तो इसलिए पेपर हमारा हार्ड हो गया था। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, लेकिन पिछली बार का जो पेपर हमारा था, अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा लेंथी था और इस बार का पेपर थोड़ा लेंथी कम था। तो इसलिए स्टूडेंट है वो उस पेपर को पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में भी कमी होती है, इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं। कठिन है या सरल है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आता है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ है वो कम चली जाती है। अभी एक और बात करूं मैं आपको, एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने कमेंट किया था कि मैडम मेरा 2022 में फेल हो गई, 2024 में फेल हो गई, लेकिन इस बार उनके 296 के समथिंग नंबर बन रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी तैयारी के साथ उनकी स्ट्रेटजी भी ऐसी थी, उनका पेपर सॉल्व करने का तरीका ऐसा था कि वो भी क्वालिफाई उस चीज को कर पा रहे हैं, उस पेपर को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो हमको पूरी स्ट्रेटजी और रणनीति के साथ आगे की तैयारी करनी होगी। जैसे हम बायोलॉजी की अब बात करें तो बायोलॉजी के लिए अब आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पर एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही होगा, चाहे एनसीईआरटी से इस बार क्वेश्चन कम आए हो, लेकिन इस बार आपको एनसीईआरटी फिर से पढ़नी होगी। एक तो आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, दूसरा हो सकता है इस बार वापस से आरपीएससी पूरा एनसीईआरटी पैटर्न दे दे, तब आप पेपर करने से रह जाओगे। तो एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। बीएससी लेवल का जो मैटर है उसके लिए आपको बीएससी की बुक को पढ़ना है, और एमएससी लेवल का जो मैटर है उसे एमएससी लेवल पर ही आपको तैयार करना है, ताकि आप कहीं भी मात नहीं खाओ, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, चाहे पेपर कितना भी हार्ड हो, चाहे पेपर इजी आ जाए। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि किसी और को कमेंट या ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर काम करें, आप अपनी कमियों को देखें। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा है आपके लिए कि आप कुछ कर पा रहे हो। और अगर आपका नहीं हो रहा है तो प्लीज फिर से अपने आप को समेटिए, खड़े हो जाइए, माइंड सेट करिए कि बस एक बार और मैं अब पूरा जहां जहां भी मेरी कमी रह गई है उन कमियों को वापस से उन पर काम करके मैं वापस से तैयारी करूंगी और मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि 2027 में इलेक्शन से पहले एक बार वैकेंसी आने के चांसेस और है, क्योंकि अभी जो 26 हुआ है उसमें कुछ पद बढ़ गए हैं। ठीक है, तो पद बढ़ने के कारण अब ये वैकेंसी थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन 2026 में वैकेंसी जरूर ही एक वैकेंसी 2027 में वैकेंसी जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बता रही हूँ कि आरपीएससी का जब भी पैटर्न बदल रहा है हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आरपीएससी कैसा पेपर सेटर लाता है हर बार वो चेक कर देते हैं, क्योंकि उनका मोटो यही है कि जो एस्पायरेंट है वो रटे रटाए जो चीजें हैं उन पर नहीं चल रहे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि हमें कोचिंग्स को बंद करना है। क्योंकि 2025 में जो पेपर आया इस बार सबने कोचिंग में वही पढ़ा दिया, अब इस बार जो पेपर आया उसके हिसाब से सब जेआरएफ का पढ़ा देंगे, फिर आप एनसीईआरटी से रह जाओगे। तो आप ऐसा करोगे तो कैसे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए आरपीएससी ये चाहती है कि स्टूडेंट अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करे, अपने आप पर फोकस करे और वो हर चीज को समझे कि चाहे एनसीईआरटी का है तो उसको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, बीएससी लेवल का भी पढ़ना है, एमएससी लेवल का भी पढ़ना है, यानी यूजी पीजी लेवल को भी उसको अच्छे से देखना है। यानी हर चीज को सोच समझ कर ही पेपर अपने को तैयार करना है, ताकि वो किसी भी लेवल पर जो स्टूडेंट है उसको किसी भी तरह से पढ़ा सके। क्योंकि ताकि जितने अच्छे से हमारे अंदर नॉलेज होगी, हम जितनी डीपली नॉलेज से पढ़ेंगे उतनी ही अच्छे से हम स्टूडेंट को है वो पढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा यही कारण था, तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो बनाने का आज का यही मकसद था। अगर और इसके अलावा मैं बता दूं कि अब मैं आपको जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, प्लीज जो अगर मेरे पे विश्वास करके जुड़े हुए हैं, आपको मैं अपने नोट्स हैं उनसे अपनी पूरा जो बीएससी एमएससी एनसीईआरटी का जो भी मेरे बनाए हुए उनसे करा दूंगी साथ में। लेकिन आपको ध्यान रखना है खुद से भी सेल्फ स्टडी करनी है, यानी आपको जो भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा मैटर है तो आप वो अपने में ऐड करिए और उसको बार बार आप भी उससे और एक्स्ट्रा अच्छे नोट्स है मेरे पढ़ाए हुए से भी तैयार कर सकते हैं। जो मेरी हेल्प मेरे से हो सकती है मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी 2022 तक यही कमी थी कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था। तो मैं नहीं चाहती कि अधिकतर स्टूडेंट गाइडेंस की वजह से पीछे रह जाएं, तो इसलिए मैं कोई ज्ञान नहीं झाड़ती, मेरे को जो नॉलेज है मैं उसे ही आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय।